नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा। बेंगलुरु हैदराबाद नेशनल हाईवे 44 पर बस हादसा। चलती बस अचानक से आग का गोला बन गई। यात्रियों से भरी बस में आग लगी। हादसे में अब तक 20 लोगों की जलकर मौत। बाइक से टक्कर के बाद बस में आग लग गई। आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा हो गया। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक स्लीपर बस में आग लग गई। बेंगलुरु हैदराबाद नेशनल हाईवे 44 पर चलती बस अचानक से आग का गोला बन गई। इस हादसे में 20 यात्रियों की मौत हो गई। ये बस 38 यात्रियों को लेकर हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। यात्रियों के अलावा इस बस में 2 ड्राइवर सवार थे। बस गुरुवार आधी रात को हैदराबाद से सवारियों को लेकर रवाना हुई थी। जब बस राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कुरनूल के पास पहुंची तो लगभग 3:30 बजे एक दोपहिया वाहन से उसकी टक्कर हो गई। पहले तो बस ड्राइवर को लगा कि हादसा टल गया, लेकिन बाइक बस के नीचे फंस गई थी, जिसके कारण एक चिरंगी निकली और चिंगारी निकली और देखते ही देखते बस आग की चपेट में आ गई। हालांकि पुलिस अभी आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हुई है। बस में आग लगती देख सवारियों ने होशियारी से काम लिया और तुरंत खिड़कियां तोड़ दी। जो यात्री निकलने में कामयाब हुए उनकी जान बच गई, जबकि बस में फंसे रहे यात्रियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार इस हादसे में 20 यात्रियों की मौत हो गई। शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि आग ने कुछ ही मिनटों में बस को अपनी चपेट में ले लिया। कुरनूल के पुलिस अधीक्षक विक्रांत पाटिल ने बताया कि बस की एक दोपहिया वाहन से टक्कर हो गई थी। दोपहिया वाहन बस के नीचे फंस गया था। शायद इसी वजह से चिंगारी निकली और आग लग गई। उन्होंने आगे कहा कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम आग लगने के सही कारण का पता लगा रही है। लापता यात्रियों को ढूंढने और पीड़ितों की पहचान करने के प्रयास अभी जारी हैं। अगली बड़ी खबर बिहार से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समस्तीपुर से बिहार में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी समस्तीपुर जिले में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली कर्पूरी ग्राम में पहली रैली को संबोधित करेंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली जनसभा होगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय ने गुरुवार को जेडीयू अध्यक्ष संजय झा के साथ चुनावी तैयारियों का जायजा लिया और एनडीए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान का आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमुश्त 37% अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने से करेंगे। मिथिलांचल में एनडीए का लक्ष्य विजय प्राप्त करने के लिए 55 यानी 5 जातियों वाले वोट बैंक को साधने की है। बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा वोट बैंक निर्णायक है। संभवतः इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने भारत रत्न जननायक पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर के गांव से चुनाव प्रचार का बिगुल फूकेंगे। मोदी समस्तीपुर जिले में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली कर्पूरी ग्राम में पहली रैली को संबोधित करने से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के गृह जिले बेगूसराय में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। एनडीए की ओर से दोनों ही सभा में 10-10 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के बेंच की उपस्थिति रहेगी। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं एनडीए के अन्य शीर्ष नेता जन समूह को संबोधित करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, नित्यानंद राय, जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित आला नेता इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, ये पीएम मोदी का मिशन है बिहार में। आज समस्तीपुर और बेगूसराय में पीएम मोदी की रैली है। कितनी इम्पोर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण है ये बिहार में? देखिए, पीएम मोदी की आज रैली होने जा रही है। की तारीख जब घोषित हुई है उसके बाद से ये पहली रैली है और साथ ही तेजस्वी जो महागठबंधन के सीएम फेस कल घोषित हुए हैं, उसके बाद से ये उनकी पहली रैली है। ऐसे में माना ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये जो रैली हो रही है वो एक तरह से चुनावों के लिए टोन सेट कर देगी कि चुनाव बीजेपी किन मुद्दों पर
लड़ने जा रही है। तो ऐसे में बिहार चुनाव के लिए ये एक अहम रैली होने जा रही है और आज जो उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश कुमार भी इस रैली में शामिल होंगे और हो सकता है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर आगामी जैसे जिस तरह से महागठबंधन और आरजेडी के नेता तेजस्वी ने जनता के लिए कई अहम घोषणा की है कि हम सरकार बनाने पर ये वादे करेंगे और तमाम तरह के लुभावने वादे किए गए हैं, उस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली में भी कुछ बातें सामने आ सकती हैं। जी, पीएम के आने से क्या लगता है चुनावी माहौल पर क्या असर होगा? एक बार प्रश्न अपना दोहराएं फिर से। मेरा प्रश्न ये है कि पीएम के आने से, पीएम की रैली करने से क्या चुनावी माहौल पर क्या असर पड़ने वाला है? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही जायज प्रश्न पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी के रैली से क्या माहौल उत्पन्न हो सकता है। तो एक बात यह तय है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है किसी भी चुनाव के लिए एक अहम चेहरा होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली में एनडीए गठबंधन में एक नया जोश आने की उम्मीद है। एनडीए के जो नेता हैं वो जानते हैं कि इस बार भी, और दावा भी करते हैं कि इस बार भी बिहार में उनकी ही सरकार बनने जा रही है। एनडीए की ओर से ये कहा गया है कि ये चुनाव जो है नीतीश के चेहरे पर लड़ा जा रहा है और नीतीश ही हमारे मुख्य चेहरा है इस चुनाव के लिए। लेकिन यह बिहार की जनता भी जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम से वोट आते हैं और उन वोटों को तब्दील होता है सरकार बनाने में। तो ऐसे में ये एनडीए की और प्रधानमंत्री मोदी की ये जो रैली है काफी अहम है। जी, बहुत शुक्रिया मनीष राज ये जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर बिहार से, बिहार के दरभंगा से है। गाड़ी में भारी संख्या में घड़ी बरामद हुई हैं। बीजेपी उम्मीदवार जीवेश मिश्रा की गाड़ी से बरामद हुई घड़ियां। घड़ियों समेत भारी मात्रा में प्रचार सामग्री भी बरामद हुई है। कार जब्त कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। बिहार के दरभंगा के ज्वाले विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार जीवेश मिश्रा की गाड़ी से भारी चुनावी प्रचार सामग्री और घड़ियां बरामद हुई। विपक्ष ने दावा किया कि मस्का बाजार के पास जब्त की गई स्कॉर्पियो गाड़ी जीवेश मिश्रा की है। कांग्रेस उम्मीदवार ऋषि मिश्रा मौके पर पहुंचे और गाड़ी की जांच की। पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। कांग्रेस ने कहा कि घड़ियां मतदाताओं को बांटने के लिए थीं, जबकि बीजेपी विधायक ने कहा कि गाड़ी में रखी हर चीज का कानूनी हिसाब किताब है और खरीद का बिल भी मौजूद है। बिहार के दरभंगा के जुले विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार जीवेश मिश्रा की गाड़ी से भारी चुनावी प्रचार सामग्री और घड़ियां बरामद हुई। विपक्ष ने दावा किया कि मस्का बाजार के पास जब्त की गई स्कॉर्पियो गाड़ी जीवेश मिश्रा की है। कांग्रेस उम्मीदवार ऋषि मिश्रा मौके पर पहुंचे और गाड़ी की जांच की। पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। कांग्रेस ने कहा कि घड़ियां मतदाताओं को बांटने के लिए थी, जबकि बीजेपी विधायक ने कहा कि गाड़ी में रखी हर चीज का कानूनी हिसाब किताब है और खरीद का बिल भी मौजूद है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। धामी सरकार की बड़ी पहल, अग्निवीर भर्ती के लिए युवाओं को मिलेगा निःशुल्क प्रशिक्षण। उत्तराखंड के सभी जिलों में अग्निवीर भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। निःशुल्क प्रशिक्षण देने की एसओपी तैयार है। प्रशिक्षण के लिए युवाओं के हाई स्कूल में 45% अनिवार्य है। उत्तराखंड में सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की मानक प्रचालन प्रक्रिया एसओपी खेल विभाग ने तैयार कर ली है। विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए युवाओं के हाई स्कूल में 45% या उससे अधिक अंक के साथ राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खेल विभाग ने भर्ती से पहले प्रशिक्षण देने की एसओपी तैयार की है। प्रशिक्षण का मकसद युवाओं को अग्निवीर भर्ती के लिए तैयार करना है, जिससे वह सेना में अपना करियर बना सकें। अग्निवीर भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के लिए इच्छुक युवक एवं युवतियों के लिए उत्तराखंड राज्य का मूल व स्थायी निवासी या उत्तराखंड राज्य में किसी संस्थान में अध्ययनरत एवं सेवारत होना अनिवार्य है। इसके अलावा हाई स्कूल में परीक्षा में प्रत्येक विषय में 33% अंक से अधिक और आयु 16 वर्ष से अधिक निर्धारित की गई। प्रशिक्षण के लिए जिला खेल कार्यालय व जिला युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण करना भी अनिवार्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की शानदार सैन्य परंपरा रही है। यहाँ के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में जाता है।
इसलिए सरकार अग्निवीर भर्ती से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को सेवा काल के बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का निर्णय लिया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, उत्तराखंड के सभी जिलों में अग्निवीर भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, इससे लोगों में कितना प्रोत्साहन मिलेगा, युवाओं को कितना फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है देश का जहां हर घर से एक सेना में कोई न कोई, चाहे वो किसी भी पद में हो, तो एक कोई न कोई सैनिक जरूर निकलता है और ये हमेशा से रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये चीजें कम होती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से अब प्रदेश सरकार चाह रही है कि हम युवाओं को और प्रोत्साहित करें, युवाओं को प्रशिक्षण दें, ताकि आने वाले दिनों में जो सेना में जाने चाहते हैं युवक, उनको ज्यादा जो है वो मेहनत करने का, उनको जो मेहनत वो करते हैं उस मेहनत को साकार करने में उनका बहुत ज्यादा साथ जो है वो सरकार दे। इसीलिए अभी फिलहाल जिस तरह से ये प्रशिक्षण की बात कही जा रही है, इससे आने वाले दिनों में युवाओं को बहुत फायदा मिलेगा और बहुत ज्यादा एक अच्छी और बड़ी पहल है जिसका स्वागत भी कर रहे हैं यहाँ पर लोग। जी, युवाओं की क्या प्रतिक्रिया आ रही है इस पर? बिल्कुल। युवा नॉर्मली अगर देखा जाए तो पहाड़ का युवा चाहता है कि उसको सेना में जब वो जा रहा है तो उसको उसका साथ मिले, उसको प्रशिक्षण मिले। और ऐसे में अगर सरकार ऐसी पहल कर रही है, सरकार प्रशिक्षण दे रही है, उनको निःशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा, तो इससे युवा भी बहुत ज्यादा जो है उनका स्वागत कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया योगेश ये जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर शामली से है। शामली में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। बता दें, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों की फायरिंग में एसओजी का सिपाही भी जख्मी। गैंगस्टर संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी गैंग का शूटर था फैसल। 2 दर्जन से अधिक लूट, हत्याओं जैसे गंभीर मामले दर्ज थे। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी व पश्चिमी यूपी के संजीव जीवा गैंग के 7 शूटर को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है, जिस पर तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लूट, हत्याओं जैसे गंभीर मामले दर्ज थे। वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। मारा गया बदमाश ने मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन पर पुलिस कस्टडी में एक आसिफ जादा नाम के व्यक्ति की हत्या की थी। मुठभेड़ में एसओजी पुलिस का एक सिपाही भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। बदमाश के पास से पुलिस ने ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद की है। बीती रात कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव बरनावी निवासी जीतराम मेरठ करनाल हाईवे से अपने गांव जा रहे थे। गुरुवार रात गांव वेदखेड़ी के निकट बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनसे हथियारों के बल पर बाइक, 3000 रुपए और मोबाइल लूट लिया। एसपी एनपी सिंह ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी सर्विलांस और थाना पुलिस को लगाया। पुलिस उन चौसाना मार्ग पर गांव भोगी माजरा के निकट चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। इस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाशों की फायरिंग में एसओजी का सिपाही दीपक भी जख्मी हुआ। अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने बदमाश फैजल को मृत घोषित कर दिया। सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। मारे गए बदमाश की पहचान फैसल निवासी खालापार मुजफ्फरनगर के रूप में हुई। वह मूल रूप से मेरठ के लिसाड़ी गेट का रहने वाला था और खालापार में रह रहा था। उस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। वह पश्चिमी यूपी के कुख्यात बदमाश रहे संजीव जीवा राय पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर था। मारे गए बदमाश पर लूट, हत्या, रंगदारी समेत करीब 24 मुकदमे दर्ज हैं। वह शामली में मंगलौरा में हत्या और महिलाओं से कुंडल लूट में वांछित चल रहा था। पुलिस ने बदमाश से 2 बाइक, 2 पिस्टल, 32 बोर व जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। मारे गए बदमाश मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन पर पुलिस कस्टडी में एक आसिफ जादा नाम के बदमाश की सरेआम हत्या को भी अंजाम दिया गया था। अगली खबर पर बात करेंगे। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। नए सीजेआई की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। नए प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। न्यायमूर्ति सूर्यकांत सीजेआई बनने की कतार में आगे। केंद्र सरकार ने भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया गुरुवार को शुरू कर दी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश BR गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया से वाकिफ लोगों ने बताया कि न्यायमूर्ति गवई को उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने के लिए कहने से संबंधित पत्र शुक्रवार तक मिल जाएगा। प्रक्रिया ज्ञापन के मुताबिक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं पदोन्नति के नियम निर्धारित करने वाले
दस्तावेजों में कहा गया है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद पर शीर्ष अदालत के वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति होनी चाहिए, जिन्हें पद धारण करने के लिए उपयुक्त समझा जाए। प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार केंद्रीय कानून मंत्री भारत के प्रधान न्यायाधीश से उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए उचित समय पर सिफारिश मांगेंगे। परंपरागत रूप से सिफारिश मांगने संबंधी पत्र प्रधान न्यायाधीश के 65 साल की आयु होने पर सेवानिवृत्ति से 1 महीने पहले भेजा जाता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत न्यायमूर्ति गवाई के बाद उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और भारतीय न्यायपालिका के अगले प्रमुख बनने की कतार में पहले पायदान पर हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की नियुक्ति को मंजूरी मिलती है तो वह 24 नवंबर को प्रधान न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण करेंगे और 9 फरवरी 2027 तक लगभग 15 महीने के लिए इस पद पर रहेंगे। तमाम जानकारी के साथ विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप क्या है पूरा मामला बताइए विस्तार से। सपना बेसिकली जो सीजीआई जो अब रिटायर होने वाले होते हैं मौजूदा सीजीआई, तो उससे 1 महीने पहले लगभग कानून मंत्रालय उनको एक पत्र लिखता है और ये कहता है कि आप अपना एक सक्सेसर जो है आपके, उनका नाम आप हमें प्रेषित करेंगे। जैसे ही मौजूदा सीजीआई अपने सक्सेसर का नाम कानून मंत्रालय को भेजते हैं, उसके बाद कानून मंत्रालय उस पर विचार करने के बाद एक ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन जारी करता है जिसमें ये कहता है कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश ये होंगे। यानी कि जो सक्सेसर का नाम सीजीआई की तरफ से दिया जाता है उसको अगर मानता है सरकार उसको मान्यता दे देती है तो एक नोटिफिकेशन गजट जारी कर दिया जाता है और उसके बाद अगले सीजीआई के रूप में उनका नाम नामित कर दिया जाता है। और जब मौजूदा सीजीआई रिटायर्ड होते हैं उसके नेक्स्ट डे वो शपथ लेते हैं और उनके जो सीजीआई का पदभार वो ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि 1993 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसके आधार पर ये एक जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तय किया गया था, जिसमें एक परंपरा के तहत 1 महीने पहले जो होने वाले सीजीआई होते हैं उनका जो नाम है वो कानून मंत्रालय को दिया जाता है। और उसमें यह तय किया गया था कि उसके सीजीआई के बाद जो सबसे वरिष्ठ और योग्य जज होंगे वो अगले सीजीआई होंगे और उसका नाम की जो सक्सेसरशिप है वो मौजूदा सीजीआई कानून मंत्रालय को भेजेंगे और सरकार उसके बाद उस पर निर्णय लेगी। इसके आधार पर ऐसा किया जाता और ऐसा करने के पीछे की वजह भी ये थी कि जैसे ही जो अगला सीजीआई होता है उसको जब अनऑफिशियली या अगर ये कहें कि कानून मंत्रालय की रिकमेंडेशन मांगने के आधार पर उनका नाम दे दिया जाता है तो जो आने वाले फैसले होंगे, इसका मतलब कि जो प्रशासनिक कार्यवाही होती है उसमें उनकी सहभागिता हो जाती है। क्योंकि जो कॉलेजियम होती है वो 5 जजेस की होती है जिसमें सीजीआई के साथ 4 और वरिष्ठ जज होते हैं। लेकिन जो प्रशासनिक कार्य होता है, जो पुराने वाला सीजीआई है वो जाने से पहले और जो नया आने वाले हैं वो उनको साथ रख के करता है, क्योंकि उसके जाने के बाद जो अगला सीजीआई है वो आगे की प्रशासनिक कार्रवाई करता है। ऐसे में 1 महीने पहले से उसको उन चीजों के साथ जोड़ दिया जाता है जिससे कि जो कार्रवाई हो बहुत स्मूथ तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई चलती रहे। तो ऐसा सोच के 1993 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसके आधार पर ऐसा किया गया था और बाद में इसे हाईकोर्ट में भी लागू कर दिया गया कि जब हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर होगा उससे पहले एक जो नेक्स्ट सीजीआई होंगे उनका नाम वो कानून मंत्रालय को देगा जो नेक्स्ट सीजीआई के रूप में उनको नामित करेगा। तो ऐसी प्रक्रिया की गई थी जिसके आधार पर ये जो सक्सेसर का जो नाम है वो दिया जाता है और अब जस्टिस सूर्यकांत का नाम नेक्स्ट सीजीआई के रूप में कानून मंत्रालय को अब जस्टिस गवई उनका नाम प्रेषित करेंगे और उसके बाद जो सरकार है उनके नाम को इंडोर्स करेगी और अगले सीजीआई के रूप में इनकी नियुक्ति तय की जाएगी, जिससे वो 24 नवंबर को इसकी शपथ ले सके और देश के अगले सीजीआई के रूप में काम कर सके। जी बहुत शुक्रिया विवेक सिंह ये जानकारी देने के लिए। बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान पर छठ पर्व को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। पूजा के लिए बेदियां बनाई जा रही हैं। घाट पर श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। छठ पर्व की तैयारी का जायजा लेने के लिए घाट पर नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा पहुंचे। ए.के. शर्मा ने छठ को लेकर पूरे घाट का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जो अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए गए उनसे बातचीत की और तमाम आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
मंत्री ने श्रद्धालुओं के लिए किस तरह के इंतजाम किए, पूजा करने और शाम में लाइटिंग की व्यवस्था किस तरह की गई, सभी चीज़ों को देखा। मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि लखनऊ में भव्य तरीके से छठ पर्व का आयोजन किया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी लखनऊ में 100 घाट पर छठ पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। 27 और 28 में भव्य आयोजन लक्ष्मण मेला घाट पर भी किया गया है, जहां खुद तमाम वीआईपी और श्रद्धालु पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने सभी व्यवस्थाओं को देखा है। मैं सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं जो इस महापर्व को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। हमने जिस तरह से कुंभ मेले को सफल बनाया, उसी तरह छठ पर्व पर भी अच्छे से निपटाया जाए, इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं कि घाट पर वो गंदगी ना फैलाएं। इस दौरान आयोजक प्रभुनाथ राय और नगर आयुक्त सहित तमाम पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। छठ महापर्व है। महापर्व शुरू हो चुका है। लक्ष्मण मेला मैदान में अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का 41वां छठ पूजा होने जा रहा है। तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। वेदियों को पेंटिंग हो चुका है, यहाँ साफ़ सफाई हो चुकी है, पानी की सफाई हो चुकी है, पानी को आचमन जैसे गोमती को हम लोगों ने बना दिया है। पूरे शासन प्रशासन लगा हुआ है, पूरी सरकार लगी हुई है। आज मैं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मिलकर और छठ पर 27 और 28 अक्टूबर को छुट्टी के लिए मांग किया है और छठ महापर्व को प्रांतीय मेला घोषित करने का मैंने मांग किया है। उस पर उन्होंने सहमति जताई है और स्वयं उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में छठ को महापर्व को बढ़िया से अच्छा मनाया जाए। मैं खुद इसकी वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि न होने पाए और खासकर महिला सुरक्षाओं को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही दिल्ली के रेलवे स्टेशन अपने परिवारों के साथ छठ पूजा मनाने के लिए घर जा रहे लोगों से भरे हुए हैं। त्योहारी सीजन में भीड़ का बढ़ना लाजमी है। ऐसे में किसी भी हादसे को रोकने के लिए दिल्ली सरकार और रेल मंत्रालय दोनों ने ही खास इंतजाम किए हैं। आनंद विहार स्टेशन पर यात्रियों का कहना है कि सुविधाएं पिछले सालों के मुकाबले बेहतर हुई हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी यात्री रेलवे की तरफ से किए गए इंतजामों से संतुष्ट दिखे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा था कि चूंकि रेलगाड़ियां निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए यात्रा का सबसे पहला जरिया है, इसलिए भारतीय रेलवे सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उनके लिए सुविधाओं में सुधार करने के लिए काम कर रहा है। छठ का महापर्व सूर्यदेव को समर्पित है और ये मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस साल छठ पूजा 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर को खत्म होगी। हाँ, मतलब अगली बार के कंपेयर में इस बार मतलब दिल्ली सरकार ने लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह भी हैं, लोगों को आराम करने के लिए भी शेड बना रखा है, तो बाकी के कंपैरिजन में इस साल सरकार ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। छठ पर्व में जा रहा हूँ, गांव जा रहा हूँ अपने। यहाँ अभी आके देखा स्टेशन की व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, फर्स्ट क्लास है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत अच्छे व्यवस्था कर रखे हैं। हाँ सर, छठ पे जा रहे हैं, दीपावली के भी छठ पे जा रहे हैं। यूपी के रहने वाले हम लोग हैं, वाराणसी से हैं हम लोग। यहाँ छठ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। रेलवे व्यवस्था अच्छी है, देखें यहाँ पे टेंट भी लग गया है, पंखे का भी व्यवस्था लग गया है। जो यात्री आज जा रहे हैं, दूर दूर से आके जा रहे हैं अपने छठ मनाने के लिए, उसकी बहुत अच्छी उत्तम व्यवस्था है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।